हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद हसनैन नसा आपका वेलकम करता हूं इंडिया के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल वॉल के बारे में। हम क्लास 9th की बायो का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में। हमने कहा था हम थोड़ा सा रिविज़न करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल्स। हमने कहा था कि जो कोई भी सेल होती है, कोई सी भी सेल हो, उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज़ें किसी भी सेल में पाई जाती हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल में हो, चाहे एनिमल सेल में हो या प्लांट सेल में हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। दूसरा साइटोप्लाज्म पाया जाता है, कोई भी सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो या बैक्टीरियल सेल हो, कोई भी सेल हो, साइटोप्लाज्म होगा। और तीसरा, मोस्ट ऑफ द सेल्स में न्यूक्लियस किसी न किसी फॉर्म में पाया जाता है, वो न्यूक्लियाट के फॉर्म में हो या फिर ट्रू न्यूक्लियस के फॉर्म में हो, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेल के कुछ कंपोनेंट्स हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन देख लिया था। हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिपिड बाई लेयर और प्रोटीन की सिंगल लेयर से मिलकर बनी होती है, और सिलेक्टिव परमिएबल होती है, यानी कि कुछ ही चीज़ों को परमिशन देती है सेल के अंदर और बाहर आने जाने के लिए। हर चीज़ सेल के अंदर और बाहर आ जा नहीं सकती है। तो सेल के ट्रांसपोर्ट में मदद करती है सेल मेम्ब्रेन, और ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से हो सकता है, डिफ्यूज़न या फिर ऑस्मोसिस। ये हमने देख लिया था कि डिफ्यूज़न क्या है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ बिना एनर्जी खर्च किए मूव करे तो उसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। जैसे अगर किसी तरफ 200 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है और कहीं पे केवल 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन या फिर एयर हमारी गैस हमारी किधर से किधर मूव करेगी, 200 से 110 की तरफ। सिंपल सी बात है। तो इस मूवमेंट को जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। और वही अगर डिफ्यूज़न हम स्पेसिफिक कर दें पानी के लिए, चूँकि डिफ्यूज़न पानी का भी हो सकता है, मतलब लिक्विड का भी, गैस का भी और सॉलिड का भी। लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली डिफ्यूज़न ऑफ वाटर की बात करें, पानी के डिफ्यूज़न की बात करें, और इस डिफ्यूज़न में पानी को एक सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करने पड़ जाए, तो इस टाइप के स्पेशल डिफ्यूज़न को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और चाहे डिफ्यूज़न हो या ऑस्मोसिस हो, ये दोनों ही कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं, मतलब इनमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। यहाँ तक की सारी बातें हमने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में कर ली थी। हमने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया, और लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, और साइटोप्लाज्म में ही कुछ सेल ऑर्गेनल्स तैरते होते हैं, जैसे कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, और सारे भी सेल ऑर्गेनल्स तैरते होते हैं। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म क्या होता है। हमने कहा कोई भी सेल है तो सेल की सबसे आउटर कवरिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, किसी भी सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी किसी भी सेल का जो फ्लूइड कंटेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट ऑफ अ सेल इनसाइड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी सेल का जो फ्लूइड कंटेंट है, तरल वाला पार्ट है, जो गीला वाला पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्योंकि कोई भी सेल ड्राई नहीं होती है, ठीक है ना। सेल में साइटोप्लाज्म में होता क्या है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल के अंदर, ये समझिए कि सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है, वो सारी रिएक्शन, वो सारी प्रोसेस, वो सारे वो सारी केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे चल रही होती हैं, साइटोप्लाज्म में चल रही होती हैं। सेल के अंदर जो भी चीज़ें हैं, एक तो इसमें बहुत सारे कुछ स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इस तरीके के बहुत सारे स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें पानी भी होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, ग्लूकोज हो गया, गैसेज हो गई, ऑक्सीजन, CO2, ये भी साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होती हैं। यानी सेल के अंदर जो भी चीज़ है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कोई काम कर रहा है, इसका मतलब वो काम सेल कर रही है, और सेल के अंदर जो भी काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होगा। इसी साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस भी तैरता हुआ होता है, ठीक है ना। तो आइए अब देखते हैं कि ये स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स जो सेल होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी केमिकल से मिलकर बनी हुई है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है या जो सेल है, वो हज़ारों टाइप के अलग अलग केमिकल से मिलकर के बनी हुई है, और यही केमिकल्स बॉडी में बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, यानी कि आपस में लगातार रिएक्शन करते रहते हैं।
इन्हीं सारी केमिकल रिएक्शंस को जो किसी भी सेल में चल रही होती हैं उनको हम कॉमनली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, अलग अलग टाइप की रिएक्शन चल रही हैं। उन सारी रिएक्शन को एक दूसरे से अलग करने के लिए सेल में कुछ छोटे छोटे मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल क्या है? सम मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन के बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल बोल रहे होते हैं। काम क्या है इनका? देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ सेल। किसी भी सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, तो ये क्या करते हैं? सेल यूज़ करती है इन ऑर्गेनल्स को उन सारी रिएक्शन को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए। इसको इस तरीके से समझो जैसे कि एक बड़ा सा बॉक्स है, ये आपका घर है, इस घर को हम कह रहे हैं सेल, और उस घर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कमरे होते हैं, कोई बेडरूम होता है, कोई किचन होता है, कोई बाथरूम होता है ना। तो ये जो बड़ा सा घर है ये एक सेल है, और उसके अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं वो क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे किचन में खाना बनने का काम होता है, बेडरूम में हम सोने का काम करते हैं, तो सोने और खाना बनने वाली जगह को अलग करते हैं हम कुछ बाउंड्रीज, कुछ दीवार लगाकर। सेल क्या करती है कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, इन सारी केमिकल रिएक्शन को अलग करने के लिए उन रिएक्शंस को एक मेम्ब्रेन से घेर दिया जाता है। उन्हीं मेम्ब्रेन के जो बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। आप इसको नोट करके लिखिए, नोट्स बनाइए, इसको हम इरेज करके समझाते हैं आपको अच्छे से। देखो, हमने कहा कि लगातार केमिकल रिएक्शन चल रही हैं किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर, हर सेल में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, और उन्हीं सारी केमिकल रिएक्शंस को ही हम कॉमनली बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। लाखों रिएक्शंस चल रही होती हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और बहुत सारे केमिकल्स क्या होते हैं? टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में चलती हैं जिनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ये दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें कोई चीज़ बन रहा होता है, यानी कि बिल्डिंग अप रिएक्शन, बिल्डिंग अप रिएक्शन, RXN मतलब रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ टूट रहा होता है, यानी कि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शंस। दो तरह के रिएक्शन चल रही होती हैं। जिन रिएक्शन में कुछ ना कुछ बन रहा होता है उनको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी कि कुछ ना कुछ बन रहा है, और जिनमें कुछ ना कुछ टूट रहा होता है उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। और इन्हीं सारी केमिकल रिएक्शंस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म चल रहा है, कुछ चीज़ टूट रही है, कोई चीज़ बन रही होती है। जैसे देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं। आप जानते हैं हमने जो खाना खाया उस फूड को तोड़कर हम बनाते हैं ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। और डाइजेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 10th में, और उससे भी ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे क्लास 11th में। अभी के लिए इतना समझिए कि हमने फूड जो खाया उसको तोड़कर हमने उससे ग्लूकोज बनाया, ठीक है। इस ग्लूकोज को क्या काम है? हम ग्लूकोज क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने खाना किस लिए खाया था? एनर्जी के लिए। इस ग्लूकोज को तोड़कर हम क्या बनाएंगे? इससे एनर्जी बनाएंगे। तो ग्लूकोज को टूटकर एनर्जी बनना ये सेल के किसी न किसी पार्ट में हो रहा होगा, सेल के किसी न किसी, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हैं। एक रिएक्शन ऐसी है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़कर बना रहे हैं CO2, और साथ में बन रहा है पानी, और इसके साथ ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सेल के अंदर ही काम हो रहा है। एक रिएक्शन तो ये हो गई। एक रिएक्शन क्या है कि सेल के अंदर वो भी हो रहा है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसी ग्लूकोज को, ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल में जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या है? इस ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म होती है। यानी ग्लूकोज जो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है उसको हम ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। ये दो तरह की रिएक्शन का हमने एग्जांपल दिया। बहुत सारी रिएक्शन एक साथ, हज़ारों रिएक्शंस, लाखों रिएक्शन बल्कि एक साथ सेल के अंदर चल रही हैं। ये बोर्ड आपका सेल है। सेल के एक पार्ट में ये रिएक्शन हो रही है, इसमें ग्लूकोज टूट के क्या बन रहा है? एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और एक पार्ट में हम ग्लूकोज को स्टोर कर रहे हैं, ग्लाइकोजन बना रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों काम हो रहे हैं, सेल के अंदर ही हो रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इन दोनों रिएक्शंस को एक दूसरे से अलग रखा जाए, सेपरेट किया जाए। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इन रिएक्शंस के ऊपर क्या लगा देते हैं? एक मेम्ब्रेन, और ये रिएक्शन मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज हो जाती हैं। डिटेल में पढ़ेंगे हम कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैसे बनता है और ग्लूकोज से एनर्जी कैसे बनती है, CO2 कैसे बनती है, डिटेल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए
कि ये अलग अलग टाइप के रिएक्शन हैं जो सेल के अंदर चल रही हैं, और इन्हीं रिएक्शंस को हमने क्या कर दिया, एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दिया, जिससे दो अलग अलग टाइप के रिएक्शन एक दूसरे से क्या हो जाए, अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो सेल के उस पार्ट में जिसमें ग्लूकोज टूट करके एनर्जी बना रहा है CO2, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनल्स। यानी कि सेल ऑर्गेनल क्या हुआ, एक ऐसा ऑर्गेनल, सेल का एक ऐसा पार्ट जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल टाइप की रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना। सेल के इस पार्ट में जिसमें ग्लूकोज को टूट कर उससे एनर्जी बनाई जाती है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में इसकी डिटेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनते हैं, कहाँ बनता है हम आगे देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ ना। यानी कि क्या कहा हमने, देखो एक आसान लैंग्वेज में फिर से समझाते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर मेम्ब्रेन के बने हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, और हर ऑर्गेनल में अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है ना। जैसे सेल के किसी एक पार्ट में एक मॉलिक्यूल है A, उससे बनाया जा रहा है B, ठीक है। सेल के किसी दूसरे पार्ट में हम इस B को यूज़ करके बना रहे हैं C, और सेल के किसी तीसरी पार्ट में हम इस AB को तोड़कर A बना रहे हैं और B बना रहे हैं, और सेल के किसी चौथे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम C और D दो अलग अलग मॉलिक्यूल को जोड़कर एक कॉमन कंपाउंड हम CD बना रहे हैं। ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो सेल के अलग अलग पार्ट में हो रही हैं। अब ये ज़रूरी है कि इन रिएक्शंस को, इन केमिकल रिएक्शन को एक दूसरे से सेपरेट किया जाए, क्योंकि हर रिएक्शन अलग अलग टाइप की है और हर रिएक्शन में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन सारी रिएक्शन को क्या किया जाता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर कैद कर दिया जाता है, और ये रिएक्शन उस मेम्ब्रेन के अंदर ही चलती रहती हैं। फिर इस वाली मेम्ब्रेन के अंदर हमेशा B से C ही बनेगा, C+D CD नहीं बनाएगा, और इसमें C+D मिलकर के CD बनाएगा। हर मेम्ब्रेन में कुछ अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं। तो इन्हीं मेम्ब्रेन्स को, जिनमें अलग अलग टाइप की रिएक्शन चल रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और सेल ऑर्गेनल्स की एग्जांपल्स क्या हैं, लिख लीजिएगा। सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल जो हमको डिटेल में पढ़ना है, एक है ER, जिसका फुल नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी पढ़ेंगे हम। एक सेल ऑर्गेनल है गोल्जी बॉडी, इसको भी पढ़ेंगे हम। एक सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम, इसको भी पढ़ेंगे हम। एक सेल ऑर्गेनल है वैक्यूल, इसको भी पढ़ेंगे हम। एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, हमने बताया ना इसके बारे में, इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं। वैसे ही एक सेल ऑर्गेनल है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड, ये भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इस तरीके कुछ डिटेल में अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल और भी होते हैं, इन सब के बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। तो ER में कुछ अलग टाइप की रिएक्शन हो रही हैं, गोल्जी बॉडी में अलग टाइप की रिएक्शन हो रही हैं, लाइसोसोम में अलग टाइप की, वैक्यूल में अलग टाइप की, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग टाइप की रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है ना। तो एक बड़ा सा घर है, उस बड़े से घर के अंदर कुछ छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, हर कमरे का अलग अलग पर्पज़ है, हर कमरे का अलग अलग काम है। तो उस बड़े से घर को हम बोलते हैं सेल, और उन छोटे छोटे कमरों को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार। और देखते हैं, हम पढ़ते हैं अब हमारा पहला सेल ऑर्गेनल, जिसको हम कह रहे हैं ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कुछ मेम्ब्रेन से, चूँकि हमने पहले कहा है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल से मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। तो कुछ मेम्ब्रेन से घिरे हुई कुछ ट्यूब्स होते हैं, कुछ शीट, ट्यूब मतलब लंबी चौड़ी ट्यूब्स, और पतली पतली शीट्स होती हैं। ये कैसी होती है, मेम्ब्रेन से घिरी होती हैं और पूरा नेटवर्क, पूरा जाल बनाए होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब ही होता है नेटवर्क, यानी कि जाल। ER इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है ना। और ये ट्यूब जो है हमें 3 फॉर्म में दिखाई देती हैं। एक तो लंबी चपटी ट्यूब होती हैं, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है ना। लंबी चपटी ट्यूब को हम बोलते हैं सिस्टर्ने, जैसे कि ये है। कुछ ट्यूब इस तरीके से राउंड यानी गोल गोल होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, वेसिकल्स, राउंड ट्यूब्स। और कुछ ट्यूब होती हैं जो छोटी होती हैं सिस्टर्ने से, लेकिन वो ब्रांच होती है, उनमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है, ब्रांच ट्यूब्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ये जो ER है, इसके जो ट्यूब्स हैं ना, ये 3 फॉर्म में दिखाई देती हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टर्ने, एक को हम बोलते हैं वेसिकल, और एक को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल है कि पूरा ER वो केवल सिस्टर्ने से ही बना हो,
या केवल ट्यूब्यूल से ही बना हो या वेसिकल से ही बना हो, या ये भी पॉसिबल है कि ईआर जो है किसी सेल में उसमें ये तीनों पार्ट पाए जाएँ, सिस्टर्ने भी हो, वेसिकल्स भी हो, ट्यूब्यूल्स में भी हो, ठीक हो ना। तो ईआर हमें 3 तरीके से दिखाई दे सकता है। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसके बारे में कि ईआर कितने टाइप का होता है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। 2 टाइप हैं, एक RER जिसको हम कहते हैं रफ़ ईआर यानी कि रफ़ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ़ और स्मूथ का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका ईआर है, ठीक है ना। इस ईआर के सरफेस पे ऊपर बहुत कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम। RNA और कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बने हुए ये पार्टिकल्स, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम, ठीक है ना। तो अगर किसी ईआर की सरफेस पे, जैसे कि ये ईआर है, इसके सरफेस पे अगर राइबोसोम अटैच हो जाए, यानी सरफेस पे राइबोसोम आ गया है, तो आप जानते हैं अगर किसी सरफेस पे कोई पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वो सरफेस चिकना होगा कि खुरदुरा हो जाएगा, वो तो चिकना नहीं रह जाएगा ना, रफ़ हो जाएगा। तो इसीलिए इस टाइप की ईआर को हम बोलते हैं रफ़ ईआर, यानी कि इट हैज़ राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच्ड ऑन इट सरफेस। इसके सरफेस पे राइबोसोम्स के पार्टिकल्स क्या हैं, अटैच्ड हैं। तो पार्टिकल के अटैच होने से क्या हुआ कि इसका सरफेस रफ़ हो गया है, खुरदुरा हो गया है। बिल्कुल ऐसे समझो कि जिस तरीके से ये मेरा हाथ है, चिकना चिकना, देखो कितना चिकना है, स्मूथ है एकदम। लेकिन अगर इसी हाथ में कुछ इस टाइप के पार्टिकल्स आ जाएँ या फिर बड़े बड़े दाने निकल आएँ, कुछ पार्टिकल मैं इसमें रख दूँ, ठीक है ना, तो इन पार्टिकल्स के होने की वजह से सरफेस क्या आप चिकना रह गया है, बताओ। इन पार्टिकल्स की वजह से क्या ये सरफेस चिकना है, रुक जाओ ये देखो, तो क्या ये सरफेस चिकना है, नहीं, सरफेस खुरदरा हो गया ना। तो यही होता है इसमें, अगर ईआर के सरफेस पे राइबोसोम अटैच हो जाए तो सरफेस क्या हो गया, रफ़ खुरदुरा, उसको हम बोलते हैं रफ़ ईआर, ठीक है ना। इसके भी कुछ अलग अलग काम है, फंक्शन हम देखेंगे थोड़ी देर में। और अगर सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट ना हो, सरफेस पे राइबोसोम ना हो, अगर सरफेस पर राइबोसोम नहीं होगा सरफेस कैसा एकदम चिकना होगा, ठीक है ना। तो इस टाइप को हम बोलते हैं SER यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ER जिनकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। हमने कहा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, कुछ मेम्ब्रेन से बने हुए ट्यूब और शीट का नेटवर्क है। ये ट्यूब और शीट 3 फॉर्म में विजिबल हो सकती हैं, इस फॉर्म में जिसको हम सिस्टर्ने बोलते हैं, लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में, या गोल गोल हो सकती हैं, वेसिकल बोलते हैं, या इन्हीं में ब्रांचिंग आ जाए उसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप की हो सकती हैं, RER और SER, डिपेंड कर रहा है कि अगर सरफेस पर राइबोसोम है या सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट है। अगर सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, सरफेस खुरदर हो गया, बोलेंगे RER, और सरफेस पर राइबोसोम नहीं है, एब्सेंट है, सरफेस एकदम चिकना है, तो बोलेंगे उसको SER, ठीक है ना। आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट्स बनाते रहिए, ठीक है ना, यही नोट्स है आपकी। आइए देखते हैं हम कि इस ER के फंक्शन क्या होते हैं। देखो ER क्या कर रहा है, सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं, और फॉर्म होने के बाद साइटोप्लाज्म में उस एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है, चीज़ें भेजनी है, या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है। तो ER क्या करता है, उस ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स बनाता है, यानी कि ER की जो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स को क्रॉस करते हुए चीज़ें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक रीजन से दूसरे रीजन पे क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। इट सर्व्स एज द चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यानी कि साइटोप्लाज्म के अलग अलग रीजन के बीच का ट्रांसपोर्ट हो या फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच का ट्रांसपोर्ट हो, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल्स का, तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए चैनल्स कौन बना रहा है, ER बना रहा है। यानी कि अभी हम इसके बाद थोड़ा डायग्राम देखेंगे तो क्लियर चीज़ें समझ में आएंगी कि ER के ट्यूब से होकर क्या हो रहा है, चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। हमने कहा कि RER के सरफेस पे राइबोसोम लगे हुए थे, ठीक है ना, यानी कि ER के सरफेस पे अगर राइबोसोम लगे हुए हैं तो उसको RER बोलते हैं। तो राइबोसोम अटैच्ड ऑन RER सिंथेसाइज प्रोटीन। RER के सरफेस पर जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। यानी कि RER का फंक्शन क्या है कि RER प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में, है ना। प्रोटीन से ही हमारी पूरी बॉडी बनी है, प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, सेल के अंदर बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो किससे बनी होती हैं, प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है ना। प्रोटीन हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो प्रोटीन कौन बना रहा है, RER बना रहा है। और SER क्या कर रहे हैं, SER मदद कर रहे हैं फैट और लिपिड के सिंथेसिस में, यानी कि RER प्रोटीन बना रहा है और SER फैट्स और लिपिड की सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन कर रहे हैं।
अब बेटा जो प्रोटीन बनी RER से, यानी कि RER ने जो प्रोटीन बनाई उसमें से कुछ प्रोटीन क्या करेंगी, जाकर के आपकी सेल मेम्ब्रेन बनाएंगी। क्योंकि हमने कहा था ना सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की बाई लेयर यानी कि लिपिड की 2 लेयर और प्रोटीन की सिंगल लेयर से क्या बनी है, आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट प्रोटीन बना रहा है। तो वो प्रोटीन्स RER की बनी हुई प्रोटीन क्या कर रही हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद कर रही हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को यानी कि प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन बना रही हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बनना, कहीं भी आपको जेनेसिस वर्ड मिले मतलब उसका मतलब क्या है, बनना। बायोजेनेसिस यानी लाइफ के लिए मेम्ब्रेन ज़रूरी है, तो उस लिविंग मेम्ब्रेन को कौन बना रहा है, ये प्रोटीन जो RER ने बनाई। और क्या करते हैं ये ER ने जो यानी RER ने जो प्रोटीन बनाई और SER ने जो लिपिड बनाया, तो ये प्रोटीन और लिपिड क्या किस तरीके से काम करते हैं, एंजाइम के तरीके से और हार्मोन के तरीके से। यानी बहुत से प्रोटीन्स हैं जो एंजाइम बना रही हैं और हार्मोन बना रही हैं, और बहुत से लिपिड क्या बना रहे हैं, आपके एंजाइम और हार्मोन बना रहे हैं। यानी कि मोस्टली एंजाइम और हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड के बने होते हैं। एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, यानी कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंजाइम यूज़ करते हैं। एंजाइम किसी रिएक्शन की स्पीड को कई गुना ज़्यादा तेज़ कर देते हैं। और हमारे बॉडी में अलग अलग लेवल पे कंट्रोल्स हैं, उन्हीं लेवल का एक कंट्रोल है जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, और इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म की या किसी भी लिविंग की क्या होती है, ग्रोथ होती है, किसी भी ह्यूमन की ग्रोथ होती है। जिस ह्यूमन में, जिस इंसान में ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है उसकी लंबाई क्या होती है, छोटी रह जाती है, लंबाई नहीं बढ़ पाती है। तो हार्मोन के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और हार्मोन कौन बना रहा है, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स बना रही हैं, ठीक है ना। आई होप कि RER और SER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और अब आप इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लें जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्या सिचुएशन है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस की, साइटोप्लाज्म की और ER की, ठीक है ना। ये देखो, ये एक हमने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है एक सेल का, ठीक है ना। सपोज करो ये एक सेल बनी हुई है, सेल के बाहर के सबसे आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी ये पूरे सेल है। इसके अंदर जो फ्लूइड यानी पानी भरा हुआ है इसको हम क्या बोलें, साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। न्यूक्लियस क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन का बना होता है, 1 और 2 मेम्ब्रेन, और उन मेम्ब्रेन के बीच में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको हम न्यूक्लियोपोर बोलते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर आपका DNA होता है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका ER है जो न्यूक्लियस से क्या होता है, थोड़ा सा सटा हुआ होता है, ठीक है ना। तो कुछ ये कंडीशन है आपके सेल के अंदर ER की, इस तरीके से। और कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस में बनेगी उसको साइटोप्लाज्म में भेजना है तो यहाँ से होकर के आएगी, यानी कि उसको ER क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ बनी उसको न्यूक्लियस के पास भेजना है तो उसको ER क्रॉस करना होगा। तो यही हमने कहा था कि ER क्या कर रहा है, चैनल बना रहा है चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको अभी कोई डाउट हो, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, या फिर ER पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। हर कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।